फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि यहाँ सारी चीजें आपके बीच में नजर आ रही थी, कुछ आपके कंफ्यूजन्स बन रहे थे। हालांकि आज हमने आपके बीच में कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहा। और यह वीडियो जो आपके बीच में जा रहा है, अगर आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं 2024 में, यानी इस सत्र, तो बिल्कुल यह वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए यहां देख सकते हैं, आपको बखूबी पता है आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया है या कहा जाए आवेदन की प्रक्रिया है, वो फाइनली 18 सितंबर से हमारी कराई जानी सुनिश्चित हुई है। ठीक है, अब 18 सितंबर से जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के संदर्भ में जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, जो कि लगातार हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले यहां देख सकते हैं, मैंने आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया है 9452331053 और 8115036635। ठीक है, आपके लिए ये दोनों नंबर है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं नंबर तो आपको दे देता हूं, ठीक है, लेकिन आपके मैसेज मेरे पास इतना आते हैं कि हम आपके मैसेज को भाई देखते हुए परेशान हो जाते हैं। इस वजह से मैं क्षमा चाहूंगा, आप कॉल ना करें, आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। समय रहते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई हम दे देते हैं। लेकिन आप हैं, आप मानते नहीं, आप कॉल करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपका फोन थोड़ा सा रिसीव नहीं हो पाता। एक आपको भी बुरा लगता होगा, है ना, कि नंबर महोदय दे देते हैं, रिसीव नहीं होता है। ठीक है, तो इस कष्ट के लिए मुझे खेद जरूर है, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अधिकतर व्हाट्सएप का यूज करें। मैंने व्हाट्सएप भी आपके लिए बना रखा है यार, आप व्हाट्सएप का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां देख सकते हैं, बीएड करें या डीएलएड, सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है। भविष्य के लिए हमारा बेस्ट क्या होगा, आय जात निवास को लेकर लगातार आपके कंफ्यूजन्स बने हुए हैं कि आखिरकार जो हमारा आय जात निवास प्रमाण पत्र है ये कब का होना चाहिए, और यहाँ काउंसलिंग के लिए हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। एक एडमिशन आपका होता है जब आपके एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली समाप्त हो जाती है, तो बचता है हमारा डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, तो आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया आखिरकार ये डायरेक्ट एडमिशन कब होगा, है ना, तो बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन पर भी हम चर्चा करेंगे, और यहाँ स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन हमारा कैसा होगा। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले देखिएगा, यहां हम अगर हम इस मुद्दे पर बात करें कि भैया बीएड करें या डीएलएड करें, बेस्ट आपके लिए क्या होगा, अगर हम इसके संदर्भ में कहें कि आपके लिए बेहतर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है आप जो भी कर लीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो फाइनली बीएड में अप्लाई तो कर दिए होंगे, इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, अब कुछ लोग डीएलएड के बारे में सोच रहे होंगे कि हम डीएलएड भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये चीजें संभव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लोग बीएड की तरफ भी बग रहे हैं, और जो है लोग बीएड की तरफ है और डीएलएड की तरफ है, दोनों तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन किसी किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। ठीक है, हम बीएड करें या डीएलएड करें। बड़ी चीज ये है, देखिएगा, अगर हम बीएड की बात करें तो अगर आप बीएड करते हैं, है ना, तो आप भविष्य के लिए पीजीटी जैसी वैकेंसी को देख सकते हैं। ठीक है, पीजीटी में अभी क्या हो रहा है, अभी के लिए आपकी पीजी डिग्री इस पीजीटी के लिए सबसे बेस्ट मानी जा रही है। ठीक है, बेस्ट क्या, पीजी है ही, लेकिन भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि पीजीटी बिना बीएड के नहीं होगा, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं, बीएड के लिए जैसे होता नहीं कि आपने बीएड अगर कर लिया, ठीक है, आपने बीएड अगर कर लिया तो आपके लिए तमाम सारे रास्ते खुलते हैं, आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, हर तरफ आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन ये डीएलएड के जो स्टूडेंट होते हैं, अगर हम आपने भाई डीएलएड कर लिया है, ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि आपने डीएलएड कर लिया, अगर हम डीएलएड की बात करें, ठीक है, देखिएगा, अगर हम डीएलएड की बात करें तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। ठीक है, चाहे जो रास्ता चुने, एक तो आपका बचता है जो है पीआरटी का। ठीक है, पीआरटी तो हालांकि दोनों ही आते हैं, एक आता है 6 to 8 यानी जूनियर तक। ठीक है, बाकी इसके अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो अब आप समझदार हैं, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप समझ सकते हैं
कि हमारे भविष्य के लिए बेहतर क्या होगा। ठीक है, हालांकि इस चीज के बारे में हम आपसे ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आप बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहां अगर इसके संदर्भ में और हम कहें तो जैसा कि यहां देख सकते हैं, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो आय जात निवास आपका सर्टिफिकेट होता है, आय जात निवास आपका कब का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपके लगातार मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि भैया हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। देखिए, हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया है कि जो आपका आय जात निवास है, ठीक है, जो आपका आय जात निवास है वो आपका लेटेस्ट का होना चाहिए, है ना, यानी आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आप अब इस चीज का खुद डिसाइड करिए। ठीक है, आप इस चीज का खुद डिसाइड करिए कि भैया हमारे लिए बेहतर क्या होगा, है ना। थोड़ी सी देखिए लाइट कमजोर हो गई हमें लगता है। ठीक है, हाँ, बाकी इन्वर्टर भी है लेकिन इन्वर्टर से ज्यादा लाइट, बहरहाल चलिए ये चीजें आपने देख, अच्छा यहां देखिए, देखिएगा अगर हम जो है आय जात निवास की बात करें तो आय जात निवास अगर आपका लेटेस्ट का है भैया तो बिल्कुल सही है, अन्यथा की स्थिति में आप आरक्षण का लाभ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया इसका जाएगा, 100 रुपया इसका, 100 रुपया इसका, यानी 300 रुपए आपके अधिकतम लगेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा दो साल पुराना है, चल जाएगा कि नहीं चलेगा। कोई कह रहा है हमारा 4 साल पुराना है, कोई कह रहा है हमारा 2016 का ही है। ठीक है, तो यार अब मुझे बताओ ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चलेंगे। मैं मानता हूं कि जाति और निवास कभी एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम इसके फेवर में नहीं है कि आपका जो आय जात निवास है, ठीक है, आप उसी को यूज करिए। मैं यही कहूंगा आपसे कि भाई आप नया बनवा लीजिए, बाकी आप जैसा उचित समझे। ठीक है, एडमिशन मुझे नहीं लेना है, हमारे पास जितना नॉलेज है हम आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बाकी आपको बनवाना है, आपको एडमिशन लेना है। अगर नहीं बनवाएंगे तो आप आरक्षण का लाभ नहीं पाएंगे। जब जनरल में गिने जाएंगे तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अगर आप ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो आपकी जो गिनती है वो आपकी जो है जनरल में कर दी जाएगी। ठीक है, यानी आप एससी का लाभ लेकर जा रहे हैं, ओबीसी का लाभ लेकर आपको सीट अलॉट हो गई, बट अगर आप उस वक्त जब आप जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो आपकी जो क्राइटेरिया है, जो आपको आरक्षण का लाभ देकर पीएनपी ने कॉलेज अलॉट किया, कॉलेज वाले वो खारिज कर देंगे। ठीक है, और आपका एडमिशन वो जो है जनरल के तहत कर देंगे, और जनरल के तहत हो सकता है सीटें ना खाली हो कॉलेज में। तो ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए मेरा अगर मानिएगा आप नया बनवा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट हैं, पहला आपका हाई स्कूल हो गया, दूसरा आपका है 12वीं हो गया, तीसरा आपका है ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, ग्रेजुएशन के समस्त मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बेस्ट हैं। बाकी और जो आपका बचता है, ये मैंने आपको बताया, जाति और निवास होना चाहिए। ठीक है, आप इसको भी यही इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपके माइग्रेशन वगैरह लगते हैं, अगर ये सब सारे नहीं हैं तब भी आपको एडमिशन में बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अभी से बनवा कर रख लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भविष्य में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। ध्यान दीजिए, अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन जब पूरा जितने चरण की काउंसलिंग हमारी होती है वो समाप्त हो जाती है तो ये हमारे डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, लेकिन आप इसका इंतजार नहीं करेंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले लीजिएगा जब आपका एडमिशन होता रहे, यानी जब काउंसलिंग चलती रहे, क्योंकि अब की बार सत्र थोड़ा सा लेट है ना। सत्र लेट होने की वजह से डायरेक्ट एडमिशन होने के भी चांसेस थोड़े से कम है। वैसे पिछली बार की अगर हम बात करें तो सत्र थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन 1-1.5 महीने बाद डायरेक्ट एडमिशन बड़े मेहनत के बाद हम लोग खुलवा पाए थे। ठीक है, लेकिन अब की बार आप इस चीज की उम्मीद मत रखिएगा कि हमारा डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, लोग आपको बताएंगे कि एडमिशन होगा, लेकिन हम ये पक्की जानकारी आपको दे रहे हैं कि चांसेस कम हैं। ठीक है, वो उस वक्त क्लियर होगा जब सीटों की संख्या ज्यादातर बची रहती है। तो हम लोग खुद जो है इसके लिए संघर्ष करते हैं कि बच्चों के लिए डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए, क्योंकि भाई जब सीटें बची हैं हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है एडमिशन होना ही चाहिए।
ठीक है। हम मानते हैं अगर जो है 10-12 हजार 15 हजार भी सीटें बचती हैं तो ऐसे में संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन अगर भाई 65 हजार सीटें बची हैं, कहीं 70 हजार सीटें बची हैं, तो ऐसे में 100% डायरेक्ट एडमिशन के होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप पर एडमिशन का। देखिए तमाम कॉलेज आपको इसके संदर्भ में लुभाएंगे कि आइए मैं आपका एडमिशन दिलवा दूंगा स्कॉलरशिप पर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बीएड कर लिया है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी बीटीसी में, पहली चीज। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी कभार आपने देखा होगा कॉलेज वाले तो कह देते हैं, ठीक है, कॉलेज वाले आपसे कह देते हैं कि भैया चलिए आप एडमिशन हमारे यहाँ ले लीजिए, हम एडमिशन आपको दे देंगे। लेकिन समस्या वहां उत्पन्न होती है, खुदा न खास्ता आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं आई तो कॉलेज वाले आपको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, अब स्कॉलरशिप लाइए, पैसा लाइए, तब जाके हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आए दिन ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कभी कभी, तो ऐसी भी कंडीशंस बन जाती है कि लोग एडमिट कार्ड भी नहीं देते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल कर देते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर ये सब सारी प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, ठीक है, या आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा उस कॉलेज के बैकग्राउंड को आप समझ लीजिएगा। किसी से मत पूछिएगा, कोई टीचर से पूछेंगे वो भी आपको नहीं बताएगा। आप वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप जाकर पूछ लीजिएगा कि भैया यहाँ कॉलेज में फीस वगैरह आप लोगों से कैसे वसूली जाती है, कैसे क्या किया जाता है, सारी एग्जैक्ट जानकारी वहां के बच्चे ही आपको दे पाएंगे। ठीक है, बाकी वहां इर्द गिर्द में निवास करने वाले भी उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये सब सारा काम आपको करना है, बाकी हम आपके लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।